हेलो दोस्तों, मैं काजल आप सभी का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज मैं सीडीपी का 30 क्वेश्चन लेके आई हूँ और ये क्वेश्चन पेपर 2 का है, जो इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का। 1 फरवरी 2023 का क्वेश्चन है। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप लोग इस बार सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और इससे पहले मैं पेपर 1 का भी क्वेश्चन, सीडीपी का ही क्वेश्चन है, वो 30 क्वेश्चन है जो मैं करवा दी हूँ, और वो भी 1 फरवरी 2023 को ही पूछा गया था। तो अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग जाके देख लीजिए, क्योंकि इस बार जो है जुलाई में सीटेट होने की संभावना है। तो प्रीवियस ईयर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग इस बार एग्ज़ाम दीजिएगा तो प्रीवियस ईयर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के जाइएगा। और आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरह के क्वेश्चन आप लोग के लिए लाती रहूं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करती हूँ। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के विकास की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। तो क्या वो एक समान और क्रमानुसार होती है, या एक समान और अव्यवस्थित होती है, या व्यक्तिगत व क्रमानुसार होती है, या व्यक्तिगत व अव्यवस्थित होती है। देखिए, बच्चों का जो विकास होता है ना, कभी भी वो एक समान और अव्यवस्थित तरीके से नहीं होता है। विकास एक निश्चित और व्यवस्थित क्रम से होता है। बालक का जो है वो गति संबंधी या भाषा संबंधी विकास क्या होता है, एक क्रम में होता है। जैसे देखिए, तीसरे महीने में जो है वो गले से एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकालता है, फिर छठे महीने में वो खिलखिलाकर हंसता है, फिर 7वें महीने में वो जैसे माँ, बापा आदि शब्द बोलने की वो क्या कोशिश करता है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे बोल सकते हैं कि बच्चे का जो विकास है वो क्या होता है, एक क्रम में होता है, एक सीक्वेंस में होता है, ठीक है। और एक एग्जांपल देखिए कि जैसे बच्चे क्या पहले बैठता है, फिर वो क्या ठियोनियाँ देता है, फिर वो खड़ा होता है, फिर वो चलना सीखता है, फिर वो दौड़ता है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे क्या कि व्यक्तिगत व क्रमानुसार बच्चे का जो विकास होता है एक सीक्वेंस में होता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन थर्ड है जो वो सही आंसर हो जाएगा। अब तो देखिए क्वेश्चन 2। आजकल सिद्धांतकार क्रांतिक अवस्था के बजाय संवेदनशील अवधि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि विकास की प्रकृति गतिशील है, विकास केवल आनुवांशिकता से निर्धारित होता है, विकास केवल पर्यावरण द्वारा निर्धारित किया जाता है, या विकास स्थिर और नियत है। देखिए, डेवलपमेंट इज़ फिक्स्ड एंड स्टैटिक्स, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है कि डेवलपमेंट इज़ फिक्स्ड एंड स्टैटिक। डेवलपमेंट कभी भी फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है। विकास जो है वो कभी भी स्थिर नहीं होता है। विकास जो है वो जन्म से लेकर कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। यह वृद्धि की तरह जो है बालक के परिपक्व होने पर समाप्त नहीं होता है, वो हमेशा निरंतर में रहता है, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। तो फोर्थ ऑप्शन तो यहाँ गलत हो गया। थर्ड है कि विकास केवल पर्यावरण द्वारा निर्धारित किया जाता है। नहीं, विकास के दो आधार है, एक है पर्यावरण, दूसरा है आनुवांशिकता, ठीक है। तो विकास का जो दोनों आधार मिल के बच्चों का विकास होता है। हम अगर बोलेंगे केवल पर्यावरण तो भी गलत होगा, और बोलेंगे अगर आनुवांशिकता तो वो भी गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड तो दोनों रॉन्ग हो गया, कि केवल आनुवांशिकता बोल रहा है, केवल पर्यावरण। अब फोर्थ ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन देखिए कि विकास की प्रकृति गतिशील है। हाँ, ये सही है, क्योंकि अभी मैं आपको बताएं कि विकास क्या है। विकास जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये हमेशा क्या होती है, गति में होती है। हाँ, कभी धीमी हो जाती है, कभी फास्ट हो जाती है, लेकिन क्या होती है, हमेशा चलती रहती है, वो कभी भी रुकती नहीं है, ठीक है। तो बच्चों का जो विकास है वो क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। तो हम बोल सकते हैं कि विकास की प्रकृति गतिशील है, ठीक है। डेवलपमेंट इज डायनामिक इन नेचर। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए कि नरेश और मुकेश उम्र में लगभग बराबर है, लेकिन दोनों के संज्ञानात्मक व सामाजिक विकास में अंतर है, यह किस सिद्धांत के कारण है। देखिए, नरेश और मुकेश दोनों का एज तो लगभग सेम है, लेकिन दोनों का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट में क्या है, डिफरेंस है। तो ये जो है इंडिविजुअल डिफरेंस के कारण है, मतलब व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। कि मतलब क्या होता है, विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में विभिन्नता होती है। एक ही आयु के दो बालक हैं, ठीक है, दोनों में, लेकिन क्या दोनों में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में क्या होती है, व्यक्तिगत विभिन्नता स्पष्ट दिखाई देती है। तो हम इसे बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन जो थर्ड है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अ सर्टेन रीजन का क्वेश्चन है।
कथन क्या दिया हुआ है कि बच्चों के विकासात्मक प्रतिमान की उपलब्धि में देरी के लिए सीधे आनुवंशिकता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अभी मैं आपको बताऊं कि बच्चे का जो विकास होता है उनके दो आधार है, क्या है, एक आनुवंशिकता है और दूसरा पर्यावरण। तो हम डायरेक्ट सिर्फ हम आनुवंशिकता को जिम्मेदार ठहराएंगे, ये तो हम नहीं कर सकते, ये तो रॉन्ग हो गया। इसका रीज़न दिया हुआ है कि पर्यावरण कारक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि पर्यावरण विकास में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बहुत बड़ा रोल होता है पर्यावरण का। बच्चे जो है पर्यावरण से कनेक्ट करके, रियल लाइफ से कनेक्ट करके उसकी लर्निंग अच्छे तरीके से होती है। तो ये तो दोनों रॉन्ग हो गया, तो ए और आर दोनों गलत है, ठीक है। सेंटेंस भी रॉन्ग है और रीजन भी रॉन्ग है, तो यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन बोथ ए एंड आर फॉल्स। फिफ्थ क्वेश्चन है कि बच्चों का समाजीकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है, एक व्यवस्थित और सुव्यवस्थित प्रक्रिया, एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया, एक निश्चित और स्थिर प्रक्रिया। देखिए, बच्चों का जो समाजीकरण होता है ना, वो फिक्स और स्टैटिक प्रोसेस नहीं होता है, वो कभी भी क्या होता है, एक निश्चित और स्थिर नहीं है। बच्चे का समाजीकरण भी रुकता नहीं है, ये भी विकास की तरह क्या होता है, हमेशा होते रहता है। तो बच्चे का जो समाजीकरण की प्रथम एजेंसी है वो क्या है, परिवार है। फिर सेकेंड क्या हो जाएगी, पास पड़ोस, विद्यालय, ये सब सेकंड है। तो बच्चे जो है उनका जो समाजीकरण है वो हर तरीके से होता रहता है, हर जगह होते रहता है। वो परिवार में सीखते हैं, वो पास पड़ोस से सीखते हैं, वो विद्यालय में सीखते हैं। तो हम इसको बोल सकते हैं कि उनका जो समाजीकरण है वो एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया, वो कई आयाम से सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड जो है वो सही आंसर होगा। इज अ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, ओके। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुमान व अमूर्त चिंतन करने के कौशल हासिल कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ अमूर्त चिंतन करने का जो कौशल होता है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती है, और ये अवस्था जो है 11 से 15 साल तक होती है, ठीक है। इसमें जो है बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। इसमें जो है बच्चा नियम के ऊपर तर्क करना सीख जाता है, ठीक है। वो जो है मतलब उसके चिंतन में क्या होती है, क्रमबद्धता विद्यमान हो जाती है। किसी भी समस्या का जो समाधान वो काल्पनिक रूप से सोचकर और चिंतन करके करते हैं। चिंतन में वास्तविकता और वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। अतः कहा जा सकता है कि बच्चे का जो है विकेंद्रीकरण पूर्णतः विकसित हो जाता है। तो यह है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। यहाँ पे आंसर जो है फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अब वहीं बात करें फर्स्ट ऑप्शन की कि संवेदी चालक, तो ये जो है ये अवस्था है जो जन्म से 2 वर्ष तक की होती है, और इस अवस्था में जो है बच्चे जो है सारी क्रियाओं के मतलब अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू सीखते हैं, ठीक है। फिर है पूर्व संक्रियात्मक, ये अवस्था जो है 2 से 7 वर्ष तक की होती है। इसमें जो है बच्चे का जो विचार प्रतीकात्मक विकसित होता है और वो वस्तु अस्थायित्व जो है वो उत्पन्न होता है, ठीक है। और बच्चा जो है वस्तु के विभिन्न मतलब भौतिक गुण को समन्वित नहीं कर पाता है। फिर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो ये क्या है 7 से 11 वर्ष तक होती है। इसमें बच्चा जो क्या है मूर्त घटनाओं के संबंध में ही वो अपना तर्क कर सकता है, अगर उसके सामने जो चीज़ है उसी पे वो विचार कर सकता है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक। तो यहाँ तो औपचारिक संक्रियात्मक सही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए सेवन्थ क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत में डैश जब बच्चा नए अनुभव के लिए मौजूदा स्कीमा को संशोधित करता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो वो प्रक्रिया जो है वो समायोजन कहलाती है। देखिए, समायोजन से मतलब है कि बच्चे जो है अपने पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाते हैं, ठीक है। बालक जो अपनी योग्यता या व्यवहार में परिवर्तन ला कर नए वातावरण से सामंजस्य क्या करता है, स्थापित करता है। जो पहले से जानता था उसमें क्या करता है, संशोधित करता है। तो यहाँ ऑप्शन जो फर्स्ट होगा समायोजन, वो सही आंसर होगा कि बच्चे जो है नए अनुभव के लिए मौजूदा स्कीमा को क्या करता है, संशोधित करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट एकोमोडेशन राइट आंसर है इसका। अब 8th क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार आत्मकेंद्रिता के क्या मायने हैं। आत्मकेंद्रिता मतलब ईगो सेंट्रिज्म के क्या मायने हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो है ना ऑप्शन फोर्थ कि दूसरे के अनुभव व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति। तो यहाँ पे आंसर फोर्थ हो जाएगा। मैं बताती हूँ कैसे कि देखिए, ईगो सेंट्रिज्म से मतलब है कि बच्चा जो है यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, जो वह सोच रहा है वह सब ठीक है। वह सिर्फ अपने विचार को ही सत्य मानता है, दूसरे से उसको नहीं मतलब है, वो सिर्फ अपने ही विचार को सही मानेगा। जैसे देखिए कि वह मानता है कि जैसे वह तेज़ दौड़ता है तो उसके कारण सूर्य भी तेज़ी से चलना शुरू कर देता है। अगर उसे कैडबरी डेयरी मिल्क पसंद है तो सारी दुनिया को वही टॉफ़ी पसंद होगी। तो इस तरह का जो सोच होता है उसे
ईगो सेंट्रिज्म कहते हैं। तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन है कि दूसरे को अनुभव और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति है। दूसरे का जो क्या अनुभव है वो कैसे देख रहे उसे नहीं मतलब है, उनको जो वो अपनी दृष्टि से देखेंगे, ठीक है, जो उनको सही लगेगा वो अपनी दृष्टि से देखेंगे। तो यहाँ ऑप्शन जो है फोर्थ सही हो जाएगा, ठीक है। 9th क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। तो देखिए किसका योगदान है, तो वाइगोत्स्की जो है वो ना सीखने में शिक्षक के अलावा जो है सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण को महत्वपूर्ण स्थान दिए हैं, ठीक है। वो मानते हैं कि संज्ञानात्मक विकास में जो है सामाजिक कारक क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे जो है वो अपने समाज से इंटरैक्शन करके सीखते हैं, अंतःक्रिया करके सीखते हैं, तो हमेशा से सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को ही महत्वपूर्ण माने। तो यहाँ ऑप्शन जो है थर्ड सही हो जाएगा कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सांस्कृतिक परिवेश का संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका। यहाँ पे जो ऑप्शन है अनुबंधन है, पुनर्वलन है, स्कीमा है, इन सब की बात तो जीन पियाजे करते हैं ना, तो यहाँ ऑप्शन जो है वो थर्ड हो जाएगा सही आंसर, सांस्कृतिक परिवेश, ठीक है। कल्चरल कंटेक्स्ट 10th क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा में किसको महत्वता दी जाएगी, सस्वर पाठ व रटने को, या सहयोगात्मक सीखने को, या इनाम व सज़ा के उपयोग को, या प्रतिक्रियाओं के अनुबंधन को। तो देखिए अगर आप पेडागोजी पढ़ते हैं तो उनमें जो है रटने की जहाँ भी बात होती है तो वो ऑप्शन क्या होता है, हमेशा गलत होता है, ठीक है। हमें कभी भी बच्चे को हम रटने के लिए कोई चीज़ नहीं दे सकते हैं, तो ये तो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन है सहयोगात्मक सीखने को, ठीक है, तो यहाँ पे यही सही हो जाएगा, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की क्या है, वो सहयोगात्मक मतलब क्या होता है कि वो किसी की हेल्प से जो मतलब हेल्प से कोई बच्चा सीखता है तो वो इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मानते हैं। उन्होंने वो जो है दो कंसेप्ट दिए थे, एक दिए थे जेडपीडी और दूसरा स्कैफोल्डिंग। जेडपीडी से मतलब है कि जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र होता है, जो वास्तविक विकास के स्तर और जो संभावित विकास के बीच का जो अंतर होता है ना, उसी को वो समीपस्थ विकास का क्षेत्र मानते हैं, ठीक है। वाइगोत्स्की जो है वो शिक्षा के रूप में अनुभव के दौरान ये जाने कि वो बालक जो है अपने वास्तविक विकास स्तर से आगे जाकर जो है समस्या का समाधान कर सकते हैं, यदि उन्हें थोड़ा सा निर्देश या थोड़ा सा हेल्प मिल जाए तो, ठीक है। तो इसे ही वाइगोत्स्की जो है संभावित विकास माने हैं। अब देखिए दूसरा है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग होता है पार या ढांचा, मतलब वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्परेरी हेल्प या गाइडेंस को हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सहयोगात्मक सीखने को, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 10th क्वेश्चन देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में नैतिक विकास के कितने चरण प्रतिपादित किए हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग जो है अपने नैतिक विकास के चरण दिए हैं वो 6 चरण दिए हैं, ठीक है। पूर्व पारंपरिक, या देखिए चरण तो 6 दिए हैं लेकिन उनका लेवल कितना था, लेवल था 3। कौन सा लेवल था, फर्स्ट था पूर्व पारंपरिक, दूसरा था कन्वेंशनल पारंपरिक, फिर है तीसरा पोस्ट कन्वेंशनल मतलब उत्तर पारंपरिक। तो लेवल तो 3 दिए लेकिन स्टेजेस जो है ना वो 6 दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा आंसर, सही आंसर। 12th क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों का पालन किया जाना चाहिए। ऑप्शन है यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, फिर थर्ड है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, फिर फोर्थ है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। देखिए यहाँ पे एक बात हो रही है कि मतलब जो व्यक्तियों का चरण मानना है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नियम का पालन करना चाहिए, मतलब जो समाज की व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए बच्चे क्या करेंगे, निश्चित नियम का पालन करेंगे। तो ये जो है ना, ये जो है लेवल जो है थर्ड लेवल, सेकेंड लेवल का जो फोर्थ स्टेज है कि क्या कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, यही सही होगा, क्योंकि इस एज में जो है बच्चे जो है वो कानून के प्रति जो क्या होते हैं वो उसकी नियम का पालन करना, मतलब पालन करना सोचते हैं, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश करते हैं, तो वो नियम को तोड़ने की कोशिश नहीं करते। वो चाहते हैं कि क्या हो, कि समाज का जो व्यवस्था जो नियम है वो उसका वो पालन करें। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड हो जाएगा कानून और व्यवस्था अभिविन्यास।
फोर्थ ऑप्शन है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। इसमें जो है बच्चे हैं ना, वो अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने की कोशिश करते, वो ऐसा काम करते कि लोग उसकी तारीफ़ करें, उसको कुछ बड़ा मतलब क्या बोलते हैं उसको सज़ा या इनाम ना दे, वो हमेशा दूसरों की नज़र में अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा थर्ड कि कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। ठीक है। 13 क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार नर्तकियों, धावकों और अभिनेताओं के पास कौन सी बुद्धि होती है? तो ये होती है शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि। ठीक है, जो शरीर को मतलब मूवमेंट देने वाला हो, शरीर को गति देने वाला बुद्धि हो, उसे ही बोलते हैं शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है थर्ड सही हो जाएगा। भाषाई बुद्धि तो कवि पत्रकार इस सब में होती है। ठीक है, स्थानिक बुद्धि हो जाता है आर्किटेक्चर सब में। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 क्वेश्चन है, सहशिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी पुरुष बनो और लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो किसको बढ़ावा देगी? क्या ये जेंडर समानता को बढ़ावा देगी? नहीं, तो यहाँ साफ लिखा है कि पुरुष बनो लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, मतलब क्या लड़का लड़की में भेदभाव कर रहा है? तो ये तो नहीं होगा। फिर है जेंडर रूढ़िवादिता, जी हाँ, ये जेंडर रूढ़िवादिता को ही बढ़ावा देगी। ठीक है, ये क्या है, एक सोच है जेंडर रूढ़िवादिता स्टीरियोटाइपिंग कि मतलब साफ बताता है कि तुम पुरुष बनो लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो। तो ये क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता, लड़का और लड़की में क्या हो रहा है, भेदभाव यहाँ पे हो रहा है। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। 15 क्वेश्चन है, बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य तुलना है। क्या मूल्यांकन हम इसलिए करते हैं कि बच्चों के बीच तुलना की जाए कि कौन से बच्चे ज़्यादा तेज़ है, कौन से बच्चे कमज़ोर हैं, हम क्या इसलिए मूल्यांकन करते हैं? नहीं ना, तो तुलना तो करना बिल्कुल रॉन्ग होगा। सेकंड ऑप्शन है कि आकलन का प्राथमिक उद्देश्य चिंता और भय उत्पन्न करना है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। हम आकलन क्या इसलिए करते कि बच्चे में चिंता और भय उत्पन्न करा पाए? नहीं, मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा ये सही लग रहा है कि मूल्यांकन हम कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन देखिए कि मूल्यांकन में बच्चों द्वारा स्व मूल्यांकन शामिल नहीं होना चाहिए। देखिए फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग है कि अगर हम बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं तो क्या उसमें बच्चे का जो स्व का मूल्यांकन होगा उसमें हम नहीं शामिल कर सकते हैं? ये तो गलत होगा। तो यह थर्ड ऑप्शन सही लग रहा है कि मूल्यांकन जो है विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए। हम बच्चे का जो है मूल्यांकन वो कई तरह के साधनों का उपयोग करके कर सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, असेसमेंट शुड बी कैरिड आउट यूजिंग अ वैरायटी ऑफ मीन्स। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समावेशी शिक्षा की भावना का पालन नहीं करता है? ठीक है, विभेदित निर्देश, सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन, पृथक्करण और नामीकरण, सहयोगपूर्ण सीखना। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नहीं कर सकते, समावेशी शिक्षा की भावना का पालन नहीं कर सकते। समावेशी शिक्षा से मतलब है कि सभी को एक प्रकार की शिक्षा, एक ही क्लास में हम सब बच्चों को एक प्रकार की शिक्षा दे सकते हैं, हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है नहीं करना, हम उसमें सहयोगपूर्ण सीखना तो कर सकते हैं। ठीक है, उसमें विभेदित निर्देश का पालन भी हम लोग कर सकते हैं। उनके लिए क्या होता है, सार्वभौमिक डिजाइन भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन उनका हम लेवलिंग नहीं कर सकते, उनको हम सेग्रीगेशन नहीं कर सकते। तो पृथक्करण और नामीकरण हम बच्चे को नहीं कर सकते। जब भी समावेशी शिक्षा की भावना समावेशी शिक्षा आएगी तो वहाँ पे हम बच्चे को कभी भी अलग नहीं करेंगे, हम उसका नामीकरण नहीं करेंगे। तो ऑप्शन थर्ड जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है तो नहीं पूछा है, तो यही होगा, पृथक्करण और नामीकरण हम नहीं कर सकते बच्चे का। लेवलिंग एंड सेग्रीगेशन, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। 17 क्वेश्चन है कि वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसके अनुभव को साझा करने की अनुमति देनी चाहिए? ठीक है, जो वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं बच्चे, उनको मतलब क्या करना चाहिए, उनकी बच्चे की फीलिंग के साथ क्या करना चाहिए? क्या सभी को अपने अनुभव कक्षा में लाने से हतोत्साहित करना चाहिए? जो वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं बच्चे, उनको उनका जो अनुभव होता है उन्हें कक्षा में लाने के लिए नहीं मतलब हतोत्साहित करना चाहिए? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। फिर सेकंड कि केवल प्रभावशाली समूह के बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जहाँ भी केवल लग गया कि समझ जाए, क्या केवल प्रभावशाली समूह के बच्चों को ही हक है अपना फीलिंग्स शेयर करने का? ये भी तो गलत हो गया। फिर थर्ड है कि केवल वंचित समूह के बच्चों को अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर केवल आ गया कि या फिर हम केवल उन्हीं बच्चों को देंगे जो वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं, हम ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है कि अपने स्वयं के अनुभव साझा करके सभी बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल, टीचर का यही काम है, पहले अपनी फीलिंग शेयर करें, फिर बच्चों का भी सुने, उनके अनुभव को भी साझा करने के लिए क्या करें, प्रोत्साहित करें।
तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, शेयर हर ऑन एक्सपीरियंसेस एंड इनकरेज ऑल चिल्ड्रेन टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है वो राइट होगा। 18 क्वेश्चन है कि शारीरिक गतिक विकलांगता से जूझते छात्रों को समायोजित करने के लिए स्कूलों को पहुंच और बाधा मुक्त वातावरण की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, जिनमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल हो। फर्स्ट है पहिया कुर्सी व्हीलचेयर, सेकंड है वॉकर, थर्ड है हैंड रोल के साथ रैम्प, फिर फोर्थ है उभरा हुआ टाइल, फिर फिफ्थ है ब्रेल प्रणाली। तो देखिए यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा वो होगा फर्स्ट। ठीक है, व्हील चेयर, वॉकर एंड रैम्प विथ हैंड रेल्स, क्योंकि अगर जो लोकोमोटर डिजेबिलिटी से ग्रसित है उनके लिए क्या होगा, अगर पहिया कुर्सी हो, चेयर व्हील चेयर होगा तो उनके लिए क्या होगा, सुविधा प्रदान करेगी उनको, और वो वॉकर वो भी हेल्प करेगा, हैंड रोल के साथ रैम्प भी वॉक करेगा। लेकिन अगर उभरा हुआ टाइल हो तो उन्हें चलने में तो दिक्कत होगी ना, तो ये तो नहीं हो सकता है। फिर है ब्रेन प्रणाली। ब्रेन प्रणाली मतलब क्या, मतलब वो क्या है, वो शारीरिक गति विकलांगता है ना, वो तो ऐसा थोड़ी कि वो नहीं देख सकते, देख तो सकते हैं ना। तो अगर हम वो देख सकते फिर भी हमको ब्रेल लिपि में पढ़ाएंगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर है 19 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता से जूझने वाले छात्रों की विशिष्ट पहचान विशेषताएं हैं, जिनको लर्निंग डिजेबिलिटी है वो उनकी पहचान हम कैसे करेंगे। तो क्या पढ़ने में शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देते हैं, वर्तनी में गलत करते हैं। हाँ लगता तो है। सेकेंड ऑप्शन देखिए, 2 फीट की दूरी के परे चीज़ें नहीं देख सकते, एक ही गति क्रिया को बार बार करते हैं, फिर 70 डेसिबल की आवाज़ नहीं सुन सकते। तो ये सब तो नहीं लगता है, क्योंकि उनको क्या है, अधिगम अक्षमता है, मतलब पढ़ने में क्या हो रहा है, उनको दिक्कत महसूस हो रहा है कि मतलब पढ़ने में क्या हो रहा है, शब्दों पंक्ति को छोड़ देता है, वर्तनी गलत करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रतिभाशाली बच्चों को किसी भी खास शैक्षणिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। क्या ऐसा है, जो प्रतिभाशाली बच्चे उनको कोई भी शैक्षणिक संशोधन नहीं चाहिए, वो खुद ही सब सीख लेंगे, ऐसा नहीं है। फिर सेकंड है कि प्रतिभाशाली बच्चों को बार बार करने के लिए बहुत ही सरल नियमित कार्य दिए जाने चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर वो प्रतिभाशाली है तो हम उनसे हट के कुछ उनको सीखने के लिए देंगे और उनको एक ही काम बार बार करने के लिए देंगे तो क्या होगा, इनसे उनके प्रतिभा का क्या होगा, थोड़ा अवरुद्ध हो जाएगा। फिर थर्ड की प्रतिभाशाली बच्चों में बहुत अधिक भावनात्मक परिपक्वता होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो प्रतिभाशाली है उनकी क्या हो, भावनात्मक परिपक्वता हो, ऐसा भी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है कि प्रतिभाशाली बच्चों की सीखने की जो है विशिष्ट ज़रूरतें होती है, जिन्हें अक्सर कक्षाओं में नज़रअंदाज कर दिया जाता है। बिल्कुल, जो ज़्यादा प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं ना उनकी विशिष्ट ज़रूरतें होती है, लेकिन क्या होता है कक्षा में उनको नज़रअंदाज इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, हर मतलब सेम बच्चे की तरह सेम ही पढ़ा देते हैं, जो प्रतिभाशाली उनको विशिष्ट ज़रूरतें वहाँ पे क्या होती, पूरा नहीं हो पाती है। अब है माध्यमिक कक्षाओं में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को किसके द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। क्या सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्वलन द्वारा, या निष्क्रिय श्रवण द्वारा, या प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर, या पूछताछ और जांच की प्रक्रियाओं के माध्यम से। ठीक है, तो देखिए एक मिनट। हाँ तो देखिए, माध्यमिक कक्षाओं में जो है छात्रों की सक्रिय भागीदारी किसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो क्या सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्वलन द्वारा, या निष्क्रिय श्रवण द्वारा, या प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर, या पूछताछ और जांच की प्रक्रियाओं के माध्यम से। तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन वो सही हो जाएगा, क्योंकि अगर हम बच्चे को जो एक्टिव रखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उनको इंक्वायरी करेंगे, उनको से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बच्चा हमेशा एक्टिव रहेंगे और उनकी लर्निंग जो है क्या होगी, प्रभावपूर्ण होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है फोर्थ वो सही हो जाएगा। ठीक है, 22 क्वेश्चन है,
असर्टेड रीजन का फिर से क्वेश्चन आ गया कि समकक्षों से चर्चा व संवाद की शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियाँ समस्या समाधान के कौशलों के विकास में बाधा डालती है। ऐसा है क्या कि अगर हम चर्चा और संवाद की शिक्षा शास्त्रीय पद्धति अपनाएंगे तो उससे समस्या समाधान के कौशल के विकास में बाधा होगी? तो बिल्कुल गलत ही है। फिर रीजन है कि अधिगम प्रक्रिया का स्वरूप व्यक्तिवादिक है न कि सामाजिक। ऐसा नहीं है, अधिगम प्रक्रिया की का जो स्वरूप है वो सामाजिक भी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कथन और रीजन दोनों ही गलत हैं। ए और आर दोनों गलत हैं, बोथ ए एंड आर फॉल्स। ठीक है, ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। देखिए अब है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? महारत उन्मुख, प्रदर्शन उन्मुख, विफलता को स्वीकार करने वाला या असफलता से बचने वाला? तो देखिए, एक टीचर को जो है अपने स्टूडेंट के लिए जो है हमेशा महारत उन्मुख लक्ष्य के लिए ही प्रोत्साहित करना चाहिए, कभी भी उन्हें प्रदर्शन उन्मुख के लिए नहीं, ना ही उन्हें ये असफलता से बचने वाले के लिए या विफलता को स्वीकार करने वाले के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। हमेशा उन्हें मास्टरी ओरिएंटेड के लिए ही प्रोत्साहित करने। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। अब है कि एक व्यक्ति की धारणाएं उसके सीखने पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। निम्नलिखित में से कौन सी धारणा सीखने पर एक सकारात्मक प्रभाव डालेगी? मतलब जो बच्चे जो है ना उसका जो सीखना क्या एक लर्निंग जो है उनका हेल्पफुल होगा। कैसे? तो क्या बच्चे जो अगर सोचेंगे कि मुझ में जन्मजात कोई क्षमता मौजूद नहीं है तो क्या वो अच्छे से मतलब क्या पॉजिटिव सोच सीख पाएंगे? नहीं ना। क्या शिक्षक हमेशा कठिन प्रश्न पत्र बनाते हैं? इससे भी तो नहीं होगा, सकारात्मक प्रभाव तो नहीं पड़ेगा बच्चे पे। फिर है थर्ड कि अच्छे या बुरे अंक लाने अपने प्रयास पर निर्भर करता है। हाँ, ये थोड़ा लग रहा है। फिर है फोर्थ कि भूगोल शास्त्री में मेरे कभी भी अच्छे अंक नहीं आए हैं और मेरे प्रयास करने पर भी इसमें अच्छे अंक नहीं आ पाएंगे। क्या ऐसा है? अगर वो प्रयास करेगा तो अच्छे अंक नहीं ला पाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन भी तो रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे जो है थर्ड है कि अच्छे या बुरे अंक लाने अपने प्रयास पे निर्भर करता है। जी हाँ, अगर वो थोड़ा सा एफर्ट लगाएगा, कोशिश करेगा, अपना प्रयास करेगा तो क्या होगा, उसका अंक जो है अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड जो है सही हो जाएगा कि ये क्या है, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक रूप से प्रभाव डालेगी। अच्छे या बुरे अंक लाना अपने प्रयास पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, गेटिंग गुड और बैड मार्क्स डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट्स। अब है 25वां क्वेश्चन कि संरचनावाद का सिद्धांत क्या है? सीखने में अधिगमकर्ताओं की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है जिससे वह संसार के बारे में खुद ही समझ बनाते हैं। हाँ, लग तो रहा है। या जानकारी व स्मरण व उसकी प्रत्यास्मरण की परीक्षा पर जोर देता है? नहीं, बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि हमेशा रटने पे ही बल दे, हमेशा बच्चे को बोले अगर परीक्षा तो खूब रटो। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, परीक्षा पे तो जोर नहीं देते हैं। फिर है कि शिक्षिका की प्रभुत्व भूमिका पर जोर देते हैं। क्या टीचर पे ही जोर ज़्यादा जोर पड़ेगा? नहीं। या फिर निष्क्रिय अनुकरण की अधिगम में भूमिका पर जोर देते हैं? नहीं, जहाँ भी निष्क्रिय अनुकरण हो वहाँ तो बिल्कुल रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे संरचनावाद जो है वो क्या करते हैं, वो जो है लर्नर को महत्वपूर्ण मानते हैं। मतलब बच्चे सीखने में जो अधिगम करता है कि क्या होती है, भूमिका को ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। और वो ये भी मानते हैं कि जो बच्चे जो है संसार के बारे में अपना अगर खुद ही समझ बनाएंगे तो उनकी लर्निंग क्या होगी, बहुत ज़्यादा प्रभावपूर्ण होगी। तो यहाँ ऑप्शन जो है फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट फिर से हाँ, अब देखिए 26वां क्वेश्चन है कि बच्चे निम्न से किस आधार पर अगले ज्ञान का निर्माण करते हैं? मतलब अगले ज्ञान का निर्माण जो है बच्चे किस आधार पर करेंगे? तो जो उनके लिए अप्रासंगिक हो? नहीं, जो उनके लिए अप्रासंगिक होगा तो कैसे अगले ज्ञान का निर्माण कराएंगे? जो वो पहले से समझते हैं। जी हाँ, जो अगर वो पहले से जानते हैं तो उनके बारे में क्या होगा, वो आगे और नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है कि जो पहले से समझते हैं वो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पे कि व्हाट इज़ ऑलरेडी अंडरस्टूड बाय देम। ठीक है, 27वां क्वेश्चन है कि संज्ञान व संवेगों के बारे में कौन सा कथन सही है? क्या संज्ञान व संवेग की प्रक्रिया एक दूसरे से स्वतंत्र है? नहीं, संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है कि संज्ञान व संवेग एक दूसरे से गुथे हुए हैं, वह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हाँ, ये सही है कि संज्ञान और संवेग क्या है, एक दूसरे से गुथे हुए हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन 2 जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। 28वां क्वेश्चन है कि किन शैक्षिक प्रणालियों द्वारा छात्रों में सार्थक अधिगम को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता?
नहीं पूछ रहा है कि हम कैसे बच्चे को जो है क्या प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं। तो अन्वेषण और प्रयोग इसके द्वारा तो हम कर सकते हैं। अधिसंज्ञानात्मक कौशलों का विकास इसके द्वारा भी हम बच्चे को प्रोत्साहित कर सकते हैं। फिर है चर्चा और बहस, इससे भी हम बच्चे को प्रोत्साहित कर सकते हैं। बट निष्क्रिय सुनने के कौशल हम इसके द्वारा बच्चे को प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कि बच्चे जहाँ सुन ही नहीं रहे हो, जहाँ निष्क्रिय हो, तो वहाँ क्या होगा, लर्निंग क्या होगी, हेल्पफुल नहीं होगी, बच्चे को हम प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों को निपटने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण क्या सुझाव देती है। जो बच्चे का जो है मिसकंसेप्शन, उनको क्या अनदेखा कर देना चाहिए? जी नहीं, हम नहीं करेंगे ऐसा। अगर हम अनदेखा करेंगे तो बच्चे का लर्निंग कैसे होगा? फिर उन्हें निष्क्रिय रटने के लिए बहुत सारी वस्तुएं दे देनी चाहिए। फिर आए रटने की बात, अगर हम रटने के लिए दे देंगे तो बच्चे सीखेंगे क्या? हमेशा रटते ही रह जाएंगे। फिर है विद्यार्थियों को सजा देनी चाहिए। विद्यार्थियों को सजा देने का हक किसी को भी नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। फिर है फोर्थ है कि भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु चर्चे मौके मुहैया करवाने चाहिए। जी हाँ, अगर हम बच्चे को जो भ्रांतियाँ हैं, अगर हम उनको चर्चा करने के लिए अगर हम मौका दें तो क्या होगा, वो अपनी भ्रांति को रखेंगे, फिर उनका क्या होगा, हल भी निकलेगा। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि स्कूलों को माता पिता को किसी भी तरह के उनके बच्चों को शिक्षा में शामिल नहीं करना चाहिए। ऐसा है क्या? अगर हम माता पिता को शामिल नहीं करेंगे तो फिर बच्चे का विकास कहाँ तक हुआ है वो फिर वो माता पिता को कैसे मालूम पड़ेगा? तो ये तो गलत हो गया। फिर है समुदाय के साथ संपर्क स्थापित करने से विद्यार्थियों के अधिगम अर्थपूर्ण में बाधा उत्पन्न होगी? जी नहीं। अगर हम उनके समुदाय के साथ संपर्क स्थापित करेंगे तो बच्चों का जो लर्निंग होगा क्या होगा, बहुत ही अर्थपूर्ण होगा, बाधा उत्पन्न नहीं होगी, हेल्पफुल होगी, बच्चे अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, और आप लोग चाहते हैं अगर इसी तरह का वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।